नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र बंजारे स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो ब्रॉडकास्ट में। आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की नदियों को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है। उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर और जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से प्राचीन है। जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से प्राचीन है, यह तथ्य नदियों की जो प्रौढ़ अवस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से परिणाम के स्वरूप ये तथ्य निकल कर आती है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वो हिमालयी नदियों से ज़्यादा प्राचीन है। पश्चिमी तट के समीप दक्षिणी पश्चिमी घाट, अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। मतलब कि पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियों और जो थी पूर्वी घाटियों में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य अपना पश्चिमी घाट करती है। प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, कालीसिंध, केन, बेतवा व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र के अंग है। प्रायद्वीपीय के प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र का उद्भव कैसे हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। पहला है प्रारंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग का अवतलन या फिर धंसाव हुआ, जिससे यह भाग समुद्र तल के नीचे चला गया। परिणाम स्वरूप मूल जल संभर क्षेत्र के दोनों ओर नदियों की सामान्य सममिति योजना में परिवर्तन आ गया। इसका दूसरा थ्योरी देखते हैं कि हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी नदियां इन्हीं भ्रंश घाटियों में अववाहित हो रही है तथा अपरि अपरिचित पदार्थ से मूल दरारों को भी भर रही है। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। वहीं हम तीसरा सिद्धांत देखते हैं। इसी काल में मतलब कि टर्सरी काल में ही प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इनका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। हमने प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र देख लिया। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास के तीनों सिद्धांत देख लिए। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की विशेषताएं क्या क्या है। तो देख चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि ये अपने सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती है, ये बारहमासी नहीं होती। ये नदियाँ समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियों में से नर्मदा और तापी इसके अपवाद है। बाकी सभी के सभी डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन नर्मदा और तापी जो होती है भ्रंश घाटियों के माध्यम से अपने पश्चिमी घाट अरब सागर में जाकर अपने नदी जल का विसर्जन करती है, जो ज्वारमुख का निर्माण करती है। नर्मदा और तापी जो होती है ज्वारमुख का निर्माण करती है और पूर्वी घाट में गिरने वाली सभी नदियाँ जैसे कि आपका हो गया केन, बेतवा, कालीसिंध, चंबल, ये तो सभी आपके पश्चिमी घाट साइड की नदी है। लेकिन पूर्वी घाट की नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू, पेन्नैयार, कावेरी, वैगई, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं, साथ ही साथ डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी नदियाँ मात्र नदियाँ हैं जो अपना पश्चिमी घाट में जल का विसर्जन करती हैं। अब हम देखते हैं कि एस्चुरी किसे कहते हैं। जब नदियों के मुहानों पर नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मलबा समुद्र में चला जाता है, तब इस प्रकार के समुद्र एवं नदियों के मिलन बिंदु को एस्चुरी कहते हैं। जब जो नदियाँ जो होती है अपने साथ अवसादों को लेकर समुद्र के पास जाती है, तो वहाँ नदियाँ अवसादों को छोड़ती है। वहीं पर जो होती नदी और समुद्र के मिलन बिंदु पर ही जो होती है एस्चुरी का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की ही प्राचीन भूभाग है, इसलिए इस क्षेत्र की नदियां वृद्धावस्था में हैं, जो मुख्यतः वृक्षाकृत अपवाह तंत्र बनाती है। दक्षिण भारत की सभी नदियां अपने आधार तल पर पहुंच गई है, जिनने अपनी घाटी को
काटने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई। वर्तमान में ये नदियाँ धीरे-धीरे अपने किनारों को काट रही है, जिससे इनकी घाटियाँ चौड़ी होती जा रही है। इसी के परिणामस्वरूप इसके निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। संभवतः हिमालय के निर्माण के समय झटके लगने के कारण दक्षिण भारत का ढाल पूर्व की ओर हो गया था। नर्मदा और तापी को छोड़कर शेष सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। मैंने पहले ही बताया था कि नर्मदा और तापी की छोड़ बाकी सभी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू, पेन्नैयार पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती। नर्मदा और तापी नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। यही कारण है कि ये नदियां पश्चिमी की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जा मिलती है। स्वर्ण रेखा महानदी गोदावरी, पेन्नार, पलार, कावेरी, वैगई दक्षिण भारत की प्रमुख अपवाह तंत्र की नदियां हैं, जो पूर्व की ओर अपवाहित होती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यद्यपि भारत के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर, अतः विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियां उत्तर की ओर बहती हैं हुई यमुना गंगा में मिल जाती है। इनमें चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन और सोन नदियां प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में एक एक करके अब विस्तृत जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले आता है महानदी। यह एक अनुवर्ती नदी है जो अमरकंटक पठार के सिहावा पर्वत के निकट से निकलती है। यह नदी पूर्व की ओर उड़ीसा से बहती हुई अपना जल पारादीप उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इस नदी की लंबाई 851 किलोमीटर तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में विस्तृत है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व 47% छत्तीसगढ़ में है तथा शेष भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। इसके निचले भाग में नौ संचालन भी होता है। शिवनाथ, हसदेव, मान तथा इब इनके बाईं ओर से, जबकि जोंक, लोंग, तेल इनकी दाईं ओर की सहायक नदी है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी महानदी पर बनाया गया है। यह नदी वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। चलिए हम देखते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी प्रमुख नदी गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। गोदावरी को दक्षिणी की गंगा या वृत गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में 49%, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में 20% भाग, शेष भाग उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में वर्धा, वेनगंगा, मनेर, सबरी, पूर्णा, मंजीरा, तरना, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा तथा वर्धा का संयुक्त रूप को ही प्राणहिता कहा जाता है। ताल एवं मंजरा आदि इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। पोचमपाद एवं जायकवाड़ी इसी नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अभी हम देख रहे हैं गोदावरी नदी और गोदावरी नदी के बारे में आगे जानकारी देखते हैं। इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थल जैसे नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भद्रचालम एवं नांदेड़ तथा औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंद्री एवं बालाघाट आदि प्रमुख नगर स्थित हैं। गोदावरी नदी पर राजमुंद्री एवं कोसपुर को जोड़ने वाला एशिया का सबसे बड़ा रेल सड़क मार्ग निर्मित किया गया है, जो अभियांत्रिकी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पोलावरम के दक्षिण में, जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है, एक सदृश जलप्रपात का निर्माण करती है। राजमुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौका संचालन होता है। हमने देखा गोदावरी नदी, इसमें दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका उद्गम जो होती है वो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है।
दूसरी इनकी लंबाई जो 1465 किलोमीटर है। तीसरी महत्वपूर्ण है कि इनकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी है? ये एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलती है। हम एक बार और गोदावरी नदी के अपवाह तंत्र के बारे में जानकारी देख लेते हैं। इनकी सहायक नदियाँ हैं वर्धा, वेनगंगा, मनेर, सबरी, पूर्णा, मंजीरा, दरना, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ताल एवं मंजरा आदि इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। साथ ही साथ इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। साथ ही साथ पोचमपाद एवं जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजनाएँ संचालित हैं। साथ ही साथ इनके जो प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में देख लेते हैं कि नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भद्रचाला एवं नांदेड़ तथा औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंद्री, बालाघाट आदि नगर गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां हम कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, अमरावती नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जानकारी को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यारों तक इसे शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।